हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी पशु परिचर की पार्ट बी की नेक्स्ट क्लास पशु प्रजनन प्रबंध पर होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन कराना है तो भी ध्यान रखिए कि उत्तम नस्ल के सांड का ही हिमकृत वीर्य या तरल वीर्य उपयोग करें। यानी अगर कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं, अगर कोई भी पशुपालक अपने पशु का जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहा है, क्या करवा रहा है, जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहा है, तो कृत्रिम गर्भाधान विधि से जो प्रजनन कराना है, करवा रहे हैं, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्तम नस्ल के सांड का, किसका, उत्तम नस्ल के सांड का हिमकृत वीर्य, क्या, उत्तम नस्ल के सांड का हिमकृत वीर्य तथा या फिर जो तरल वीर्य है उसका उपयोग करना चाहिए। फिर है, यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि अपनाई जा रही है, क्या, यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि जो पुराने समय से चली आ रही है वह अपनाई जा रही है, तो इस कार्य के लिए उत्तम नस्ल के स्वस्थ सांड का चयन करना चाहिए। तो इसके पीछे कारण यह है कि अगर उत्तम नस्ल के सांड का जो चुनाव करते हैं तो उससे होने वाला जो भी बच्चा होगा तो वह उत्तम नस्ल का होगा, हष्ट पुष्ट होगा। तो इसीलिए गर्भाधान के अंतर्गत उत्तम नस्ल के सांड का चुनाव किया जाना चाहिए, जिससे जो होने वाला जो शिशु है, यानी होने वाला जो भी बच्चा है वह अच्छी नस्ल का हो और स्वस्थ और हट्टा कट्टा हो। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा मादा पशुओं में, इनमें मादा पशुओं में मध्यकाल की पहचान, क्या, मादा पशुओं में मध्यकाल की पहचान उनके बाह्य लक्षणों, क्या, उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर, क्या, उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर अथवा नसबंदी किए हुए, क्या, नसबंदी किए हुए सांड, क्या, नसबंदी किए हुए सांड या फिर टिंजर हुल को झुंड में छोड़कर कर लेनी चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर जो भी मादा पशु जो मध्यकाल की स्थिति में होती है, यानी जिस स्थिति में वह गर्भवती होती है, तो अगर वह उस स्थिति के अंदर होती है तो उसकी पहचान करने के लिए जो भी पशुपालक है तो वह अपनी उस मादा पशु को क्या कीजिए, नसबंदी किए हुए सांड, इनसे नसबंदी किए हुए सांड के झुंड में रखना चाहिए। क्या, नसबंदी किए हुए जो सांड है ना, तो उनके झुंड के अंदर इनको रखना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि जो पशु है वह मध्यकाल की अवस्था में है या फिर नहीं है। यानी जिससे यह पता चल सके कि जो पशु है वह मध्यकाल की अवस्था में है या फिर नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच का होता है। यानी यहाँ पर बताया गया है जो भी मादा पशु को, क्या, मादा पशु को जो गर्भित कराने का, क्या, मादा पशुओं को गर्भित कराने का जो सर्वोत्तम समय होता है, यानी जो सबसे अच्छा समय माना जाता है जिसको, तो उस सर्वोत्तम समय के मध्य में, यानी मध्यकाल में आने के 12 से 18, कितने, 12 से
18 घंटों के बीच का होता है। कितना होता है? 12 से 18 घंटों के बीच का होता है। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि जो भी मादा पशु है, कौन सा मादा पशु, तो मादा पशु को गर्भित करने के लिए क्या, मादा पशु को गर्भित करने के लिए जो सर्वोत्तम समय होता है ना, कौन सा समय, सर्वोत्तम समय, तो वह होता है मध्यकाल में आने के बाद, यानी मध्य में आने के बाद 12 से कितने, 12 से 18 घंटे, क्या 12 से 18 घंटे के बीच का, क्या 12 से 18 घंटे के जो बीच का जो समय होता है ना, वह क्या है, 12 से 18 घंटे के जो बीच का जो समय है ना, वह ही मध्य काल का सबसे बढ़िया समय होता है। क्या, मादा पशु को गर्भित करवाने का सबसे बढ़िया समय होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे, प्राय गाय और भैंस तथा बकरी में 19 से 21 दिन बाद तथा भेड़ में 16 से 17 दिन बाद पुण्य ऋतुमयी होने के लक्षण प्रकट करती है। यानी जो भी पशु, जो प्राय गाय या भैंस तथा जो बकरी है ना, वह 19 से 21 दिन बाद तथा जो भेड़ होती है वह 16 से 17 दिन बाद ही पुण्य ऋतु में होने के जो लक्षण है ना, वह प्रकट करती है। फिर है मादा के, क्या, मादा के गर्भित होने के 2 माह पश्चात, यानी मादा के गर्भित, क्या, मादा के गर्भित होने के 2 माह, क्या, मादा के गर्भित होने के 2 माह पश्चात गर्भ की जांच, क्या, गर्भ की जांच कराकर पुष्टि कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए कि गर्भ की जांच कराकर जो पुष्टि है ना, वह कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए? गर्भ की जांच करवाकर पुष्टि कर लेनी चाहिए। यदि बछिया, क्या, यदि बछिया अथवा पाडी 3 वर्ष की आयु होने पर अथवा 300 किग्रा वजन होने तक भी मध्यकाल के लक्षण प्रकट न करे तो चिकित्सा जांच करवाना, उचित इलाज करवाना चाहिए। यानी यदि बछिया या जो पाडी है जो 3 वर्ष की आयु की हो चुकी है और जिसका वजन भी 300 केजी तक हुआ है, तो अगर वह मध्यकाल के लक्षण प्रकट ना करे तो उसको चिकित्सा की जांच करवाना, उचित इलाज कराना होगा। यानी उसको चिकित्सक से जांच करवाकर उसका इलाज करवाना होगा। कब? यदि बच्चिया या पाडी 3 वर्ष की हो चुकी है और उसका वजन 300 केजी तक हो सकता है, फिर भी अगर वह मध्यकाल के लक्षण प्रकट न करे तो उसकी जांच करवाना अच्छा रहता है। उसकी जांच करवाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। फिर है मुख्यतः गाय व भैंस ब्याने के 2-3 माह के अंदर ही मध्य आ जाती है। मुख्यतः गाय व भैंस ब्याने के, क्या, गाय व भैंस ब्याने के 2-3 माह के अंदर ही मध्य में आ जाती है। यानी जो भी गाय या जो भैंस है जब वह ब्याई जाती है तो उसके 2 से 3 मंथ बाद ही वह मध्यकाल की अवस्था के अंदर वापस आ जाती है। यानी वह गर्भित अवस्था के अंदर वापस आ जाती है। उसको क्या है, उसको या तो एक सांड के पास या फिर तो उसको कृत्रिम जो गर्भाधान है ना, वह करवाना होता है।
फिर क्या है, यदि ऐसा न हो तो चिकित्सक से उनको औषधि या इंजेक्शन लगवाकर पशु को मध्यकाल में लाना चाहिए। यानी अगर गाय व भैंस बयाने के 2 या 3 महीने बाद भी क्या, यदि गाय और भैंस के बयाने के 2 या 3 महीने बाद भी वह अगर मध्यकाल की अवस्था में न आए, किसकी अवस्था में न आए, मध्यकाल की अवस्था में न आए, तो चिकित्सक को परामर्श लेना चाहिए, उससे राय मशवरा कर उसको दवाई या फिर उसका जो इलाज है या उसका चेकअप है करवा कर उसको मध्यकाल में डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन देकर या फिर दवाइयाँ देकर उसको मध्यकाल की अवस्था में लाया जाना चाहिए। अथवा अन्यथा उनका सूखा काल लंबा होने से आर्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी। अगर आप यह नहीं करते हैं तो इनका जो सूखा काल है, यानी जिस समय वह दूध नहीं देगी, तो वह लंबा हो जाएगा और जिससे आपको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी। उसके बाद है पशु प्रजनन संबंधी एक अभिलेख भी। क्या, पशु प्रजनन संबंधी एक अभिलेख भी प्रत्येक पशुपालक को रखना चाहिए, जिससे आवश्यक जानकारी समय पर प्राप्त की जा सके। यानी पशु प्रजनन संबंधी एक अभिलेख, क्या, पशु प्रजनन संबंधी एक अभिलेख भी प्रत्येक पशुपालक को रखना चाहिए, जिससे आवश्यक जानकारी समय पर ही प्राप्त की जा सके। उसके बाद मादा पशु के बयाने के समय, कब, मादा पशु के बयाने के समय, किसके बयाने के समय, मादा पशु के बयाने के समय एक व्यक्ति का, क्या, मादा पशु के बयाने के समय का एक व्यक्ति का वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी मादा पशु जो ब्याह रहा है तो उसकी उपस्थिति में एक व्यक्ति का होना जरूरी है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वह पशु व शिशु की मदद कर सके या हो सके तो चिकित्सक को बुला सके। तो जो हमने अभी पढ़ा है ना, जो पशु परिचर के बारे में, तो वो आज हमने मोटा जो मेन पॉइंट थे अब हमको पढ़ लिया है। अब हम उनको एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। अगर आपने अपनी नोटबुक के अंदर इनको नहीं लिखा है तो कृपया लिख ले। अब हम एकदम बारीकी से और अच्छी तरह से अब इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया पशु प्रजनन प्रबंध। क्या हो गया, पशु प्रजनन प्रबंध। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, हमने यहाँ पर क्या सीखा और हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पर यह सीख रहे हैं, यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से, किससे, यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन कराना है, क्या, प्रजनन कराना है, किससे, यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन करवाना है तो भी ध्यान रखिए, क्या रखिए, ध्यान रखिए, यदि आपको जो आप पशुपालक, जो भी पशुपालक है, अगर उनको अपने पशुओं की, क्या, जो भी पशुपालक है उनको अपने पशुओं की यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से, क्या, कृत्रिम गर्भाधान विधि से अगर उनको प्रजनन करवाना है, क्या करवाना है, प्रजनन करवाना है, तो भी क्या, तो भी ध्यान रखें कि, क्या, तो भी ध्यान रखें कि उत्तम नस्ल के, क्या, उत्तम नस्ल के सांड का ही, क्या, उत्तम नस्ल के सांड का ही हिमकृत वीर्य, क्या, हिमकृत वीर्य
या फिर तरल वीर्य का उपयोग करें। क्या करें? हिमकृत वीर्य या फिर तरल वीर्य का ही उपयोग कीजिए। तो आपने यहाँ पर क्या समझा, क्या जाना, क्या यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि जो भी पशुपालक यदि जो भी पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान विधि से यदि जो भी पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान विधि से तो जो भी पशुपालक यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन कराता है, क्या कराता है? यदि जो भी पशुपालक जो कृत्रिम जो गर्भाधान विधि है उससे अगर कोई प्रजनन कराता है तो भी ध्यान रखे कि उत्तम नस्ल के उत्तम नस्ल के सांड का उत्तम नस्ल के सांड का हिमकृत वीर्य या तरल वीर्य का प्रयोग करें। क्या करें? प्रयोग करें। तो हमने यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से हमने क्या जाना, तो जो हमारी यह लाइन है ना उसके माध्यम से हमने यह जाना, यानी जो हमने यह जाना, यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन कराना है, क्या कराना है? प्रजनन कराना है तो भी ध्यान रखें कि उत्तम नस्ल के सांड का ही हिमकृत वीर्य या तरल वीर्य का प्रयोग करें। तो हमारे लिए ये दो लाइनें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी पशुपालन करता है, क्या करता है? पशुपालन। तो हर एक बंदे को जो पशुपालन करता है उनको इस बात का नॉलेज होना चाहिए, उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो उसका पशु है, अगर उसके लिए आप गर्भाधान विधि अपना रहे हैं, क्या उसके लिए आप कृत्रिम जो गर्भाधान की जो विधि अपना रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उत्तम नस्ल के सांड का वीर्य उत्तम नस्ल के सांड का वीर्य तथा हिमकृत वीर्य या फिर जो
तरल वीर्य है उसका प्रयोग करवाना है। क्या करवाना है? हिमकृत वीर्य या फिर जो तरल वीर्य है उसका जो प्रयोग है ना वह करवाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है मैं बताना चाह रहा हूँ वह समझ चुके होंगे। फिर हम आगे चलते हैं। यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि कौन सी विधि? गर्भाधान की प्राकृतिक विधि अगर अपनाई जा रही है, क्या किया जा रहा है? यदि गर्भाधान की अगर प्राकृतिक विधि अपनाई जा रही है तो इस कार्य के लिए इस कार्य के लिए उत्तम नस्ल के स्वस्थ सांड का चयन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। यदि जो भी पशुपालक जो प्राकृतिक विधि द्वारा अगर जो भी पशुपालक गर्भाधान करवा रहा है, जो भी पशुपालक प्राकृतिक विधि से अपने पशु का गर्भाधान करवा रहा है तो उसको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस सांड का या फिर जिस नर का जो चुनाव कर रहा है ना तो वह स्वस्थ, हट्टा कट्ठा और मजबूत शरीर वाला होना चाहिए, ताकि उससे जो उत्पन्न बच्चा है वह भी उसी के प्रकार हो। उसी के प्रकार हो। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यह जाना कि जो पशु प्रजनन जो प्रबंध है ना उसके अंदर पशुओं को गर्भाधान करवाने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। एक तो है कृत्रिम विधि और एक है प्राकृतिक विधि। कौन सी विधि? एक तो है कृत्रिम विधि और एक है प्राकृतिक विधि। तो कृत्रिम विधि के अंदर क्या है कि कृत्रिम विधि के अंदर गर्भाधान प्रजनन करवाना है तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वो वीर्य का जो चुनाव कर रहे हैं तो वह वीर्य उत्तम नस्ल के सांड का, किसका? उत्तम नस्ल के सांड का हिमकृत या फिर तरल वीर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिमकृत या फिर जो तरल वीर्य है ना यह होना चाहिए। तो आपको यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जान लिया कि यदि जो भी पशुपालक अपने पशु का अपने पशु का क्या करवा रहा है? जो भी पशुपालक अपने पशु का जो प्रजनन करवा रहा है, क्या करवा रहा है? प्रजनन करवा रहा है। तो उसकी 2 विधियां होती है। क्या होती है उसकी 2 विधियां होती है। पहली विधि तो होती है कृत्रिम विधि। कौन सी? कृत्रिम विधि। और जो सेकंड विधि होती है वह होती है क्या? सेकंड जो विधि होती है वह होती है प्राकृतिक विधि, यानी जो विधि पुराने समय से चली आ रही है वह होती है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, क्या सीखा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है? सबसे पहले तो यह है कि पशुओं को गर्भाधान करवाने की
पशुओं को गर्भाधान करवाने की 2 अवस्था बताई गई है। कितनी? 2 अवस्था बताई गई है। तो उनके अंदर पहली जो विधि है ना, वह है कृत्रिम विधि। कौन सी है? कृत्रिम विधि। और जो सेकंड नंबर जो विधि है, क्या जो सेकंड नंबर जो विधि है, तो वह हो जाती है प्राकृतिक विधि। कौन सी? प्राकृतिक विधि। तो आपने क्या जाना? तो हमने यह जाना कि जो भी पशु है, क्या जो भी पशु है, तो जो भी मादा पशु है उसको गर्भाधान करवाने की, क्या गर्भाधान करवाने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। उसके अंदर जो पहली विधि है, कौन सी पहली विधि? वह है कृत्रिम विधि है। कौन सी विधि है? कृत्रिम विधि है। और जो दूसरी विधि है वह है साधारण विधि। कौन सी है? साधारण विधि। तो पशुओं को क्या? पशुओं को गर्भाधान करवाने की कितनी विधियां हैं? तो पशुओं को गर्भाधान करवाने की क्या है? पशुओं को गर्भाधान करवाने की 2 विधियां हैं। उसके अंदर जो पहली विधि है, क्या उसके अंदर जो पहली विधि है वह कौन सी है? तो उसके अंदर जो पहली विधि है वह है कृत्रिम गर्भाधान। कौन सी विधि है? कृत्रिम गर्भाधान। उसके बाद जो सेकंड विधि है वह है प्राकृतिक विधि। कौन सी है? प्राकृतिक विधि। तो दूसरी विधि कौन सी है? तो जो दूसरी विधि है वह प्राकृतिक विधि है। तो जो कृत्रिम विधि है उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जो कृत्रिम विधि है ना, उसके अंदर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी वीर्य है, क्या जो भी वीर्य है उसका जो अच्छी नस्ल के सांड का वीर्य होना चाहिए। क्या अच्छी नस्ल के सांड का वीर्य होना चाहिए। इसी के साथ साथ हिमकृत, क्या हिमकृत, कौन सा? हिमकृत या फिर क्या हिमकृत या फिर तरल वीर्य होना चाहिए। कौन सा वीर्य होना चाहिए? तरल वीर्य होना चाहिए। तो आप इन हेडलाइनों को लिख लिए। उसके बाद हम आगे और चर्चा करते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इन्हें जल्दी से लिख ले। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द इनको नोट डाउन कर ले
इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। जल्द से जल्द इन हेडलाइन को आप लिख लीजिए। अब हम आगे इन पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए यूजफुल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो जो गर्भाधान करवाने की जो प्राकृतिक विधि है, कौन सी विधि? प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि अपनाई जा रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उत्तम नस्ल के स्वस्थ सांड का चयन करना होगा। क्या करना होगा? चयन करना होगा। यानी अगर गर्भाधान की जो प्राकृतिक विधि है, कौन सी विधि? प्राकृतिक विधि। अगर गर्भाधान की प्राकृतिक विधि अगर अपनाई जा रही है, क्या किया जा रहा है? यदि गर्भाधान की अगर प्राकृतिक विधि अपनाई जा रही है, तो इस कार्य के लिए उत्तम नस्ल के स्वस्थ सांड का चयन करना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? चयन किया जाना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को आप आराम से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए आप इनको अच्छी तरह से। अगर आप नोटबुक के अंदर इनको नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको किसी भी समय अगर कुछ भी देखना होगा ना, तो आप आसानी से देख सकेंगे। जल्द से जल्द नोट डाउन कर लीजिए।
इनको आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी लिखिए। तो आप इनको नोट डाउन जल्द से जल्द लिखिए ताकि हम आगे की ओर अग्रसर हो सके और हमारे टॉपिक को कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ा सके। तो साथ ही साथ मैं आपको एक बात भी और बता देता हूँ कि जो हमारे चैनल पर हमारे चैनल पर जो तैयारी करवाई जाती है वह इस प्रकार करवाई जाती है कि आपका सिलेक्शन 100% हो। 100% हो। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं तो उनको इस तरह तैयार करना होगा उनको इस तरह तैयार करना होगा कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत न हो। हमारा एक भी क्वेश्चन गलत न हो। हमको हमारी तैयारी को इस लेवल की ओर ले जाना होगा। तो एक बात तो क्लियर है, जो स्टूडेंट जो भी पर्सन तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन 100 में से 100% डेफिनेट होगा। उसका सिलेक्शन 100 में से 100% होगा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर? तो हमने यह सीख लिया कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय हमको इस बात का नोटिस करना होगा कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर अपना सिलेक्शन कैसे लें, उसकी रणनीति किस प्रकार बनाए ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। सुनिश्चित हो सके। तो मैं आपको बतला देता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेने का जो महत्वपूर्ण या फिर जो पहला स्टेप होता है जो फर्स्ट स्टेप होता है वह हमारी बुक्स होती है। हमारी बुक्स होती है। तो हमें सबसे पहले तो हमें हमारी जो भी बुक्स है उनसे स्नेह करना पड़ेगा। स्नेह करना पड़ेगा।
तो जो बुक होती है ना, क्या बुक, वह विद्यार्थी जीवन का, किस जीवन का, विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण, क्या, विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती, क्या होती है, विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो जो विद्यार्थी जीवन है, कौन सा जीवन, जो विद्यार्थी जीवन है उसका, विद्यार्थी जीवन का जो है उसका जो महत्वपूर्ण, क्या, उसका जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, क्या, विद्यार्थी जीवन का जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वह क्या है, क्या है, उसका करेक्ट आंसर होगा बुक्स, क्या, बुक्स, यानी विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए जो भी, क्या, जो भी इम्पोर्टेंट है ना, क्या इम्पोर्टेंट है, तो वह क्या है, तो वह बुक्स है, क्या है, बुक्स। तो विद्यार्थी के लिए जो उसके जीवन में, क्या, विद्यार्थी के लिए उसके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है, क्या, जो महत्वपूर्ण हिस्सा, जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वह बुक होता है, क्या, बुक्स, यानी विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बुक है। बुक के बगैर विद्यार्थी अधूरा है, क्या है, अधूरा। किसके बगैर विद्यार्थी अधूरा है, तो बुक के बगैर विद्यार्थी अधूरा है। तो अब हम आगे की ओर हम चलते हैं। यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि अपनाई जा रही है, क्या, यदि गर्भाधान की अगर प्राकृतिक विधि अपनाई जा रही है तो इस कार्य के लिए, क्या, तो इस कार्य के लिए उत्तम नस्ल के, क्या, इस कार्य के लिए उत्तम नस्ल के स्वस्थ सांड का, किसका, स्वस्थ सांड का चयन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मादा पशुओं में, क्या, मादा पशुओं में जो मध्यकाल की जो पहचान, क्या, मध्यकाल की पहचान उनके, किनके, मादा के बाह्य लक्षणों के, किनके, बाह्य लक्षणों के आधार पर, क्या, बाह्य लक्षणों के आधार पर अथवा, क्या, अथवा नसबंदी किए हुए, क्या, अथवा नसबंदी किए हुए सांड, किसको, नसबंदी किए हुए सांड या फिर टिंजर बुल को, क्या, टिंजर बुल को झुंड में छोड़कर कर लेनी चाहिए। यदि जो भी पशु है, अगर आपको यह पहचानना है कि उनका जो पशु है वह मध्यकाल के अंदर है या नहीं, आपको क्या पहचान करनी है? अगर आपको यह पहचान करनी है कि जो पशुपालक है उसके पास जो पशु है
वह मध्यकाल के अंदर है या नहीं। क्या कि वह मध्यकाल के अंदर है या नहीं, उसकी पहचान करने के लिए मादा पशु को नसबंद किए हुए बैल या जो टिंजर बैल है उनके समूह के अंदर छोड़ देना चाहिए, जिससे यह पता चल जाएगा कि जो पशु है जो पशु है वह मध्यकाल की स्थिति में है या नहीं। जिससे पता चल जाएगा कि जो पशु है वह मध्यकाल की स्थिति में है या नहीं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंटों ने यह
3 नंबर पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे की ओर रवाना होते हैं। आगे हमारा है मादा पशु को, इसको मादा पशु को गर्भित कराने का, क्या मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम, क्या मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय, क्या सर्वोत्तम समय सामान्यतः, क्या सर्वोत्तम समय सामान्यतः मध्य में, क्या मध्य में आने के, क्या मध्य में आने के 12 से 18, क्या 12 से 18 घंटे के, क्या 12 से 18 घंटे का बीच का, क्या बीच का होता, क्या होता है, बीच का होता है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, क्या देखा, तो हमने यह देखा कि जो मादा पशु होते हैं, कौन से पशु, मादा पशु, तो मादा पशु को गर्भित कराने का, क्या मादा पशु को गर्भित कराने का जो सर्वोत्तम समय, क्या जो सर्वोत्तम समय होता है ना, वह सामान्य मध्य में आने से 12 से 18 घंटे के बीच का होता है। तो इस 4 नंबर पॉइंट को भी सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने क्या जाना, हमने देखा कि जो मादा पशु है, क्या मादा पशु, तो मादा पशु का तो सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द जो हमारा दिया गया है उसको लिख लेवें।
4 नंबर पॉइंट जल्द से जल्द लिखें ताकि हम आगे की ओर चलें। तो आप इनको भी थोड़ा सा मैच कर लीजिए, 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट को भी, कि क्या हमने ये सही लिखे हैं। अब आपको चारों के पॉइंट्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इनको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और अपनी नोटबुक के अंदर इनको लिख लीजिए ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और जब भी आपको पढ़ना हो तो आप आसानी से इनको पढ़ सकें। जल्दी से जल्दी लिखिए ताकि हम आगे की ओर चल सकें। हमारा एक ही मोटो है कि आपको जॉब दिलवानी है, चाहे कैसे भी। आपकी तैयारी के अंदर आपकी ज़रा सी भी कमी नहीं होगी, यानी आपको तैयारी पूरी शानदार परफेक्ट तरीके से आपको जो तैयारी है ना वह हमारे द्वारा करवाई जाएगी। तो आप इन्हें भी ज़रूर लिख लेवें। तो आप इन चारों पॉइंटों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। क्या हमने इन चारों पॉइंटों को लिख लिया है? कहीं पर हमने गलती तो नहीं की है? तो अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वह क्या है? हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्राय। क्या? प्राय। गाय और भैंस। क्या हो गया? प्राय गाय और भैंस तथा बकरी। क्या? प्राय गाय भैंस और बकरी 19 से 21 दिन बाद। क्या? 19 से 21 दिन बाद तथा भेड़। क्या? भेड़ 16 से 17 दिन बाद। क्या? भेड़ 16 से 17 दिन बाद पुनः ऋतुमयी होने का लक्षण प्रकट करने लगती है। क्या? पुनः ऋतुमयी। क्या? ऋतुमयी होने के लक्षण प्रकट करती है। फिर आगे है मादा के। क्या? मादा के। किसके? मादा के गर्भित। क्या? मादा के गर्भित होने की। क्या? मादा के गर्भित होने के 2 माह पश्चात। क्या? मादा के गर्भित होने के 2 माह पश्चात गर्भ की जांच कराकर पुष्टि कर लेनी चाहिए। यानी जो गाय यानी जो मादा है ना, तो मादा के गर्भित होने के। क्या? मादा के गर्भित होने के 2 माह 2 मंथ बाद 2 माह पश्चात गर्भ की जांच कराकर पुष्टि कर लेनी चाहिए। गर्भ की जांच कराकर पुष्टि कर लेनी चाहिए। यदि बछिया अथवा पाड़ी 3 वर्ष की आयु होने तक अथवा 300 kg वजन होने तक भी। क्या? 300 kg वजन होने तक भी मध्यकाल के लक्षण प्रकट ना करे तो मध्यकाल के लक्षण प्रकट ना करे तो चिकित्सा जांच करवाकर उसका उचित इलाज कराना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? उचित इलाज करवाना चाहिए इसका पशु का। जो पशु 3 वर्ष से अधिक। क्या? 3 वर्ष से अधिक तथा 300 kg का जिसका वजन हो चुका है फिर भी वह मध्यकाल की अवस्था के अंदर नहीं आया है तो उसकी जांच अवश्य करवाएं।
मुख्यतः गाय भैंस, क्या मुख्यतः प्रमुख गाय और जो भैंस होती है, क्या मुख्यतः जो गाय और जो भैंस होती है, क्या होती है, गाय और जो भैंस होती है, तो वह बयाने की, क्या, तो जो गाय और भैंस होती है वह बयाने से, क्या, बयाने के 2-3 माह के बाद, क्या, बयाने के 2-3 माह बाद ही, क्या, बयाने के 2-3 माह बाद ही मध्य में आ जाती है, किसमें, मध्य में आ जाती है, क्या हो जाता है, मध्य में आ जाती है। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा हो गया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो, यानी अगर जो मुख्यतः गाय और जो भैंस है वह बयाने के 2 या 3 माह के अंदर मध्य की अवस्था में नहीं आती है तो चिकित्सक को दिखाकर उसको औषधि या इंजेक्शन लगवाकर पशु को मध्य में लाना चाहिए, अन्यथा उनका सूखा काल लंबा होने से जो पशुपालक है उसको आर्थिक हानि होगी, क्या होगा, उसको आर्थिक हानि होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर पशु प्रजनन संबंधी एक अभिलेख भी पशुपालन को रखना चाहिए जिससे आवश्यक जानकारी समय पर प्राप्त की जा सके। फिर आगे है मादा पशु के ब्याने के समय, क्या, मादा पशु के ब्याने के समय एक व्यक्ति को वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वह पशु व शिशु की मदद कर सके या चिकित्सक को बुला सके। तो जो अभी हमने जो पॉइंट किए हैं, हमारा 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपनी नोटबुक के अंदर उनको लिख लीजिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है।